वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स रॉक। आपका साथ हमारा प्रयास। अब तक हमने पढ़ा है कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट की विशेषताएं क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। इसी सीरीज़ में आगे जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कॉन्सेप्ट या प्रणालियाँ। जो लागत हम ज्ञात कर रहे हैं, लागत का निर्धारण कर रहे हैं, जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं वो किस बेसिस पे की जा रही है, कौन सा संस्थान कौन सी कॉन्सेप्ट को अपना रहा है, कौन से वे को अपना रहा है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट टू नो कॉस्ट या कॉस्टिंग। तो सबसे पहले होता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट यानी ऐतिहासिक लागत निर्धारण प्रणाली। सेकंड है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। थर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम 3 वर्ड्स को जानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये तीनों ही यूज़ किए जाएंगे, चाहे आप हिस्टोरिकल कॉस्टिंग देखो या एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड। ये तभी काम यानी तभी समझ में आएंगे तब आप ये तीनों वर्ड्स के मतलब समझ में आएगा। तो पहला वर्ड क्या है? कॉस्ट असेसमेंट, सेकंड इज कॉस्ट कंट्रोल एंड थर्ड इज कॉस्ट रिडक्शन। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करते हैं तो जैसे कि लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, एंड ऑफ हमने क्या किया, लॉस या प्रॉफिट का पता चल गया कि हमारी जो कंपनी है उसको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब मानो अगर लॉस हो रहा है किसी कंपनी को तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसे हमें पता नहीं चलेगा कि हमें लॉस क्यों हुआ। हो सकता है उसके पीछे कारण हो कि हमारे जो मटेरियल है, जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, या हो सकता है उसके पीछे और कोई मैनेजरियल कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही हो। तो कोई भी कारण हो सकता है। अब इस कारण का पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कुछ मेथड्स को अपना रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। तो उसमें क्या हम जाते हैं कॉस्ट कंट्रोल की तरफ। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? एज्यूम करते हैं हमने कोई भी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हमने कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट तैयार कर लिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है अभी हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एक अनुमानित, एक प्रमाणित लागत है कि हम जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी। एक अनुमान है ये। तो हमने अनुमान लगाया कि हमारे मटेरियल 12 रुपीज़ का एक एग्जाम्पल, तो हम सिर्फ एक छोटे अमाउंट पे चलेंगे ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। लेबर पे 5 लगता है और पे 3, तो हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है 20 आती है। मान लो कि हमने प्रॉफिट इस पर क्या किया है 10% करके, हमारा जो सेलिंग प्राइस है 22 आ रहा है। लेकिन जैसे हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या आ गई 24 आ गई। अब एक्चुअल कॉस्ट हमारी 24 है तो इसकी सेलिंग प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है इंक्रीज़ हुई। अब हमें कंपटीशन की वजह से जो प्रोडक्ट है उसको हमें 23 या हो सकता है हमें प्रोडक्ट को 30 में या 24 में बेचना पड़े। तो हम मान के चलते हैं कि हमने 10% प्रॉफिट ऐड किया तो 26 की सेलिंग आ रही है, बट हम 24 पे इसको बेच रहे हैं। तो मेरा जो कॉस्ट है उसकी जितना ही हमें सेलिंग प्राइस रखना पड़ा है तो हमारा प्रॉफिट न के बराबर हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारी कॉस्ट ही अक्योर हो पा रही है। तो अब हम उस पर क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो मटेरियल है उस पर जो खर्चा किया जा रहा है उसको कम किया जाए, लेबर पे जो खर्चा हो रहा है वो कम किया जाए, या ओवरहेड पे जो किया जा रहा है वो कम किया जाए। अब हमने देखा कि मटेरियल जो है उसको हम बल्क में ख़रीदते हैं तो हमारी जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। इस तरीके से करके हम हमारे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उस तक पहुंचा जाता है। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट तक आने के लिए जो हमारी कॉस्ट है उसमें जो कमी की जा रही है वो हमारा कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन का मेन यही होता है कि एक बार स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है उसके ऊपर के तक हम आ गए हैं, यानी हमने हमारा जो गोल है स्टैंडर्ड कॉस्ट तक आने का वो तय कर लिया है। अब इससे भी कम हमारी कॉस्ट हो, इसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम समझते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब जिस तरीके से हमने कॉस्ट कंट्रोल किया तो पहले क्या होता था, ये सबसे प्राचीन प्रणाली है। इसमें क्या किया जाता है कि पूरा प्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम देख रहे हैं कि हमारी लागत कितनी आ रही है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऐतिहासिक, यानी पहले हो चुका है जो काम, यानी कि पहले लागत घट चुकी है, सिर्फ हमें पता अब लग रहा है, तो वो क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इसका नाम तभी तो इसको कहा जाता है वास्तविक लागत प्रणाली भी, यानी एक्चुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
इट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन असेट एज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। जैसे कि अकाउंटिंग बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं उसमें असेट्स की जो वैल्यू दिखाई गई होती है उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहोगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो लागत है उसको जब बन रहा था ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है उसकी हमने लागत नहीं पता की है। आफ्टर द प्रोडक्शन हमें पता चल रहा है कि अब सब कुछ माल तैयार हो गया है, अब सेलिंग के लिए तैयार है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमारे प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट इतनी आई है। हमने पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया है, ये आफ्टर द प्रोडक्शन है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है कि दिस इज़ ए यूनिट कॉस्ट, यानी कि इससे जो ज्ञात होता है वो किसी भी एक इकाई की लागत का पता चलता है। ये जो इसकी प्रकृति वो कैसी है, एक्चुअल कॉस्ट। ये एक्चुअल कॉस्ट है कि हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये अनुमानित नहीं होती है, ये पास्ट से रिलेटेड है क्योंकि प्रोडक्ट पहले तैयार हो चुका है, इसकी लागत पहले ही दे हो चुकी है। और इसके अंदर जो एस्टिमेशन लगता है वो लगता है कि कितनी लागत लग चुकी है। ये क्या शो कर रहा है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट कि कितनी लागत लग चुकी है, इसका हमें पता लगता है। इसी कुछ लिमिटेशंस है, इसकी जो लिमिटेशंस है उसमें पहला है कि नो बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कि भाई अब लागत लग ही चुकी है, हमें सब कुछ होने के बाद पता चल रहा है कि हमारी लागत इतनी आई है, तो हम उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉस्ट कंट्रोल का क्या मेथड है, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट तय करनी पड़ती है और जो वेरिएंस आता है उस वेरिएंस का हम पता लगा के उस पर कोई भी ज़रूरी जो भी एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम है क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग चुकी है, हमें इससे अगर लॉस हो रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें पूरा प्रोडक्शन दोबारा करेंगे, तब हम उस के रीज़न को जानेंगे। तो एक तरीके से ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होगा और एक्सपेंसिव होगा। और ये जो है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी मटेरियल या लेबर जो है उसकी जो एफिशिएंसी है उसका यार्डिस्टिक मेथड नहीं है कि हाँ आपने हिस्टोरिकल कॉस्टिंग निकाल ली है और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आ रही है और उसमें आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एस्टिमेटेड कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा जो लागत है प्लस सेल वैल्यू, यानी लागत प्लस लाभ की राशि का भविष्य के संबंध में क्या लगा लिया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है। उसी के अनुसार लागत नीति का निर्धारण किया जाता है और अनुमानित लागत निर्धारण प्रणाली को अपनाया जाता है। इसी तरीके से तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये क्या करता है, ऐतिहासिक जो लागत निर्धारण में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करता है। और ये जो है ड्यूरिंग प्रोडक्शन या बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है निर्धारित किया जाता है। किसी वस्तु या उपकार्य को निर्माण करने से पहले प्रत्येक कार्य के लिए प्रति इकाई लागत निर्धारित की जाती है, जिसके लिए लागत के तीनों महत्वपूर्ण तत्वों को अलग अलग प्रमापों की आवश्यकता होगी। अब इसकी कुछ विशेषताएं क्या है कि ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन होगा, बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, ये रिलेटेड टू फ्यूचर होगा। कैसे? क्योंकि पहले से आप अनुमान लगा रहे हो कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, ये प्लानिंग में हेल्प करता है और इसमें क्या लागत होनी चाहिए उस पर जो है अनुमान लगाया जाता है और ये एक स्पेशल टेक्निक होती है कंट्रोल करने की कॉस्ट को। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तय कर रहा है। माना कि जो हमारा मार्केट है उसमें कोई भी प्रोडक्ट पहले से है और उसकी प्राइस मानो कि इतनी है कि उसकी सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है। अब सेम प्रोडक्ट को कोई व्यवसाय बनाना चाह रहा है तो वो पहले से ही लगाएगा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की अगर इतनी कॉस्ट आती है और मैं इसमें इतना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता हूँ तो मैं इससे भी कम जो है सेलिंग प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करूँगा, जिससे मेरी सेल होगी। तो ये जो प्रोसेस अपनाई गई है उसी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलेंगे कि उसने एक प्रमाप तय कर दिया कि मेरी जो मटेरियल है वो इतना लगेगा, मेरा जो लेबर है वो और मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने होने चाहिए पर यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को करने के लिए 5 जो है स्टेप जो है यूज़फुल है। उसमें से पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाओ कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रमापित लागत है वो कितनी होगी। फिर हम सेकंड में देखेंगे कि प्रमापित लागत तो हमने निर्धारित कर ली, अब हमने प्रोडक्शन तैयार कर दिया। प्रोडक्शन तैयार करने के बाद हमें क्या मिला, एक्चुअल कॉस्ट मिली। एक्चुअल कॉस्ट निकलने के बाद हमने देखा कि दोनों में कितना वेरिएंस आ रहा है, यानी कि दोनों वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का मीन है कि जब भी संगठन जो है प्रमाप लागत का निर्धारण करेगा तो वहाँ वास्तविक जो लागत निर्धारण प्रणाली है वो भी यूज़ होगी और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, वेरिएंस कहलाएगा।
और मैनेजर क्या करेगा, इस वेरिएंस को कम या ख़त्म करने का प्रयास करेगा, एनालिसिस करेगा कि ऐसा क्यों हुआ और अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। तो ये हमारी क्या हो गई है, ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके जो हमारे बेनिफिट है वो क्या है, ये इफ़ेक्टिव कॉस्ट है, कंट्रोल में पता चलता है इसका, इसमें कोऑर्डिनेशन में ये हेल्पफुल होती है। आई होप आप लोगों को तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।